नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरपी स्टूडियो और आज है 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे। और आज के इस खास अवसर पर हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरपुर की बेटी मुस्कान केसरी, एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे मुस्कान कि आपका इस पब्लिकेशन के क्षेत्र में कैसे आना हुआ? देखिए, सर्वप्रथम कोई भी कार्य करना जब शुरू करते हैं कोई भी, तो उसकी रुचि बहुत होनी चाहिए। तो मेरा भी साहित्य से बहुत लगाव रहा है, रुचि रहा है। मैं लगातार तमाम तरह की पुस्तकें पढ़ती रहती हूँ, खासकर जो लघु कथा और कहानियाँ होती हैं और उपन्यास होती हैं, उसे मैं पढ़ती थी। हुँ, हुँ। और मैं जब पढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वहीं से मैंने लिखना भी आरंभ किया और मैंने कई कहानियाँ लिखी जो सच्ची घटना पे आधारित थी। अभी भी वर्तमान समय में अगर देखें तो मैं बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखती हूँ जो महिलाओं पे होती हैं, युवाओं पे होती हैं, चाहे वो किसी तरह की भी हो। पूरी सच्ची घटना हम जनता तक, अपने पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, जिसका बहुत ही सरल माध्यम होता है कविता या कहानी। तो वहीं से हमें ये आइडिया मिला कि हमें एक ऐसी पब्लिकेशन की स्थापना करनी चाहिए जिसके माध्यम से हमारे जैसे अन्य जो लेखक हैं, कविगण हैं, उनकी पुस्तक प्रकाशित हो सके, उनके जो विचार है वो लोगों तक पहुंच सके। सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में एक युवा के या एक वरिष्ठ की बातों को दूसरे तक पहुंचाना। इस आधुनिक दुनिया में भले ही लोग है ना पुस्तकें कम पढ़ रहे हैं, लेकिन बातों को जरूर सुन रहे हैं। तो हम लोगों को बातों को एकत्रित करने के लिए एक पब्लिकेशन की ज़रूरत होती ही है, ताकि हमारी एक पुस्तक भी आ सके, जिसे देखकर हमें खुशी मिले और हमारी लिखी हुई कहानी, कविताओं से कोई प्रेरित हो सके। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में किसी की भी एक लाइन, एक शब्द किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। बिल तो वहीं से हमने इस पब्लिकेशन की स्थापना की। यह निःशुल्क स्तर पे पूरे देश भर में संचालित किया जाता है। कई कार्यक्रम करवाए जाते हैं इस पब्लिकेशन के माध्यम से, जिससे नवोदित कलमकार जो होते हैं, उनको प्रोत्साहित मिले और वो अपने क्षेत्र में और योगदान दे सके, अच्छे से अपनी प्रतिभाओं को निखार सके। बिल्कुल। जहाँ तक मैं इनके बारे में अगर एक पंक्ति में कहना चाहूँ तो ये कहना चाहूँगा कि जलने वाले जलते हैं, जलने वाले जलते हैं, हुँ, हुँ। हम अपने दम पर चलते हैं। क्या बात है! और मुस्कान, मैं ये जानना चाहूँगा कि साहित्य के क्षेत्र में जैसे कि आपने पब्लिकेशन का काम चालू किया, तो इस पब्लिकेशन से अभी न नए युवा या अन्य लोग जो भी हैं उससे जुड़कर क्या और कर सकते हैं? क्या-क्या लाभ मिल सकता है? उसके बारे में थोड़ा बताएँ उन दर्शकों को। हमारी ये जो पब्लिकेशन है, ये साहित्यिक क्षेत्र के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में भी लगातार कार्य कर रही है। और इस पब्लिकेशन से जो भी कलमकार जुड़ते हैं, उनको बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। जैसे कि अगर वो अपनी पुस्तक प्रकाशित करवाते हैं, तो हम लोग रॉयल्टी उनको प्रोवाइड करते हैं। रॉयल्टी के माध्यम से उनको प्रोत्साहन मिलता है कि उन्हें कुछ धनराशि भी मिल रही है उनकी लेखनी के माध्यम से। साथ ही हम लोग जो भी कार्यक्रम करवाते हैं, कवि सम्मेलन, कविता प्रतियोगिता या अन्य गतिविधि, उससे युवाओं को ये पता चलता है कि उनकी कविता में कहाँ-कहाँ अशुद्धियाँ हैं, उससे वो सुधार कर पाते हैं और इसके माध्यम से हम उनको ऑफ़लाइन भी काफ़ी मंच देते हैं और इनसे इनकी पहचान बढ़ती है। और जब एक अच्छे कवि बन जाते हैं, जैसे हमारे कुमार विश्वास जी हैं और अन्य कवि हैं, वो बड़े-बड़े मंचों पे मंचन करते हैं और उनसे उनको जो मिलता है, लोगों का प्यार तो मिल ही रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, साथ ही साथ उनका जो अपना घर भी चल पा रहा है, वो पैसे कमा पा रहे हैं उस कविताओं के माध्यम से। तो हम ऐसे युवाओं को तैयार कर रहे हैं अपने पब्लिकेशन के माध्यम से कि वो भी अपने कलम के माध्यम से पैसे भी कमाएँ, अपने जीवन यापन भी करें और अपनी पहचान बनाएँ। बहुत सही। तो मुस्कान, हम ये जानना चाहेंगे कि आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो सवाल ये आता है कि भई महिलाओं के बारे में आप कुछ बताएँ कि महिलाएँ इस क्षेत्र में क्या कर सकती हैं? देखिए, आज वुमेन्स डे का ख़ास दिन है और महिलाएँ हमेशा से न अपना बहुमूल्य योगदान समाज के हित में देती ही आई हैं। लेकिन कुछ समय से देखा जाता है कि कहा जाता है कि महिलाएँ कुछ कर नहीं सकती है या महिलाएँ जो है उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है, उनको लिखाया नहीं जा रहा है, उनकी प्रतिभाओं का हनन हो रहा है। लेकिन ये संभव नहीं है। अगर एक महिला दृढ़ संकल्प ले ले, अगर वो निश्चय कर ले कि मुझे ये करना है, तो वो कर सकती है। एक महिला जानती है कि उसे घर कैसे सँभालना है, चाहे वो अन्न कम हो, अनाज कम हो, पैसे कम हो, लेकिन उसमें भी वो कैसे घर चलाती है, उनसे जाके आप पूछ सकते हैं। वो अच्छा संचालित कर सकती है जब अपने घर को, तो क्या आपको ये नहीं लगता वो किसी भी क्षेत्र में अपना योगदान दे सकती है? वो योगदान दे सकती है, बस कहीं न कहीं उनका जो आत्मविश्वास है वो डगमगा जाता है, वो खुद पे विश्वास नहीं कर पाती हैं कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ।
जब उनको ये एहसास होता है कि वाक़ई मैं ये कर सकती हूँ, तब वो अपनी पहचान बना लेती है और ये सौभाग्य है कि आज मैं आप सबों के बीच में हूँ। तो हमने भी कहीं न कहीं अपने आत्मविश्वास को है ना जगाया है और अपने अंदर ये इतनी प्रतिभाएँ डाली हैं कि आज मुझे किसी भी क्षेत्र में या किसी भी जाने में कहीं भी संकोच नहीं होता है। आज लोग मुझे अपने नाम से जानते हैं, आज पूरे देश भर में आती-जाती हूँ, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं आत्मविश्वास ही बोल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैं जानता हूँ आपके बारे में कि पूरे मुज़फ्फ़रपुर में ही नहीं, वरन पूरे देश में ही और धीरे-धीरे आपका काफ़ी नाम प्रचार-प्रसार हो रहा है। एक प्रकाशक के रूप में, एक अच्छे वक्ता के रूप में, मंच संचालिका और वगैरह-वगैरह, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा आपका परिचय है। बट खैर मैं वहाँ नहीं आऊँगा, यहाँ मैं बात करूँगा कि साहित्यिक अनुभव के बारे में जो आपने बहुत कुछ सीखा है अभी तक के क्षेत्र में, तो उसके बारे में थोड़ा बताएँ? देखिए, साहित्यिक अनुभव कैसा रहा आपका? जैसा कि आपने बताया तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि अभी तक मैंने 18 फ़ील्ड में काम किया है, 18 क्षेत्रों में। तो मेरा यह अनुभव रहा है कि किसी भी इंसान को किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए सबसे पहले उसकी रुचि होनी चाहिए। तो हमारा अगर साहित्यिक परिवेश की बात करें तो साहित्यिक परिवेश में हमारा रुचि था, जैसा मैंने आप सभी को बताया कि मैं हमेशा से कविता, कहानी, उपन्यास की पुस्तकें पढ़ती थी और पढ़ने के बाद ही लिखना शुरू की। तो अगर कोई भी महिला है या हमारे युवा है जो साहित्यिक क्षेत्र में आना चाहते हैं या उसमें मेहनत करना चाहते हैं, तो पहले वो पढ़ना शुरू करें। क्योंकि सबके अंदर भाव तो है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। किसी के प्रति हो या ना हो, भावना हर किसी के अंदर है। चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो या फिर हमारे किसी सदस्य से हो, किसी भी वस्तु से भी हो सकती है, किसी इंसान से भी हो सकती है। तो भावना हर किसी के अंदर है, शब्द भी है, लेकिन उसे कैसे सजाना है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। और जिन्हें पता होता है, वही एक कुशल कवि या साहित्यकार, लेखिका बन पाते हैं। तो इसका आपको अभ्यास करने के लिए पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप जब पुस्तक पढ़िएगा, तो आपको एक शैली पता चलेगी कि आपको कैसे लिखना है और उसके अनुसार जब आप लिखना सीख जाते हैं, तब आपको फिर सोचना नहीं है कि आपको साहित्यिक यात्रा कैसे तय करना है। वो आपका खुद ही ईश्वर आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा और आप अपना यात्रा शुरू भी करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से योगदान लगातार देते जाएँगे साहित्य के क्षेत्र में। बहुत अच्छी बात है और मुस्कान मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा यहाँ पर कि जिस तरह की साहित्य यात्रा की बात की, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो वास्तविक स्थिति है अभी वस्तुस्थिति हमारे समाज की, कमोबेश कहीं न कहीं प्रतिभाओं का हनन होता है, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या इसमें देखिए, ये बात तो सत्य है कि प्रतिभाओं का हनन किया जाता है और वो आज के समय की बात नहीं है, हमेशा की बात है कि हर काल, हर युग प्रतिभाओं में की हनन होती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आपको किसी को ऐसा मौका ही नहीं देना है कि वो आपकी प्रतिभाओं का हनन करे। अगर आपको कोई मंच नहीं प्रदान करना है, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको खुद ही एक ऐसा मंच तैयार कर देना है कि लोग देख के करें, "अरे! इसे तो मंच नहीं मिल रहा था और आज ये खुद मंच तैयार कर रहा है।" और इतना भव्य तैयारी कीजिए, इतनी लगन के साथ कीजिए कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएँ। तो प्रतिभाओं का हनन तब खत्म होगा जब आप खुद की प्रतिभाओं को समझ कर उसके लिए कुछ काम करेंगे। सकारात्मक उसमें बदलाव की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला है। दिवस है, तो औरतों को आप इसके माध्यम से और क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसे कि और कैसे वो सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ सकती है सकारात्मक रूप से? देखिए महिलाएँ और मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, मैं आपको बस यही समझाना चाहूँगी कि आपको अपने अंदर की प्रतिभा, आत्मविश्वास को समझना होगा। क्योंकि आज के इस दौर में लोग आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि हम पैसे कमाएँ, हमारे पास पैसे हो, कपड़ा खरीदे, फ़ोन खरीदे, कार खरीदे, लेकिन अपने आत्मविश्वास को नहीं समझना चाहता है। कई ऐसे तरीके हैं जिससे आप सही तरीके से पैसे भी कमा सकते हैं, विश्वास के साथ आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं, आत्मरक्षा करना भी सीख सकते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन वही है कि वो छोटे-छोटे बातों पे रूठ जाती है और कहती है कि मेरे घर वाले नहीं करने देते हैं, मेरा पति नहीं करने देता, मेरा भाई मना करता है। क्यों मना करेंगे आपके परिवार के लोग? जब आप सही तरीके से सही काम करेंगे तो क्यों रोका जाएगा? अब कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जो अश्लीलता फैला रही हैं। आप अपने कपड़े पे ध्यान दीजिए, आप अपने व्यवहार पे ध्यान दीजिए, आप अपने व्यक्तित्व पे ध्यान दीजिए। जब आप सही तरीके से काम कीजिएगा तो समाज आपके साथ मिलके काम करेगा। लेकिन जब आप समाज के हित में नहीं काम कीजिएगा तो लोग आपको रोकेंगे ही। तो महिलाओं को अपने बारे में सोचना होगा कि उन्हें कैसे काम करना है। अगर सही राह वो समझ जाएँगी, सही मार्गदर्शन में काम करेंगी तो कोई उन्हें नहीं रोकेगा और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो काम कर रही हैं और महिलाओं को प्रोत्साहित भी कर रही हैं।
मुस्कान, जैसे आगे मैं जानना चाहूँगा कि समाज में जैसे कि शादी से पहले और शादी के बाद महिलाओं को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। मुझे लगता है एक मेल डोमिनेंट समाज में, तो आपकी क्या राय है इस बिल्कुल, ये तो आपने सही सवाल किया। एक लड़की बहुत कुछ अपने घर से लड़कर, समाज से लड़कर कुछ करती है। और जब उसकी शादी हो जाती है, भले वो समाज के नज़र में है ना आत्मनिर्भर हो, आत्मरक्षा करना जानती हो, लेकिन कहीं न कहीं ससुराल में उसको प्रताड़ित किया जाता है। और कई ऐसी हमारी बहनें हैं जो प्रताड़ित होती हैं और अंदर से वो टूट जाती हैं। तो वैसे में मैं महिलाओं को कहना चाहूँगी कि आप अपने अंदर का ऐसा मनोबल बना के रखिए कि आप अपने ससुराल का है ना वातावरण बदल दीजिए। क्योंकि आज उस घर की आप बहू हैं, कल के आपके भी बेटे की पत्नी होगी, यानी आपकी जब बहू होगी, तो वो भी वही प्रताड़ना झेलेंगी। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को बंद करें। अगर आपकी शादी के बाद आपके ससुराल वाले आपको प्रताड़ित करते हैं, तो आपका ये दायित्व कर्तव्य बनता है कि उस प्रताड़ना को रोकें। जब तक आप नहीं रोकिएगा, आपके ससुराल में वही कार्य हमेशा होता रहेगा और अनगिनत बेटियाँ जो हैं, प्रताड़ित होती रहेंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में महिला सशक्तिकरण के नाम पर काम कम ऑन द ग्राउंड जो होना चाहिए, वो बहुत कम होता है और पेपरबाज़ी ज़्यादा होती है। हाँ, ये देखिए आज के परिवेश में तो यही हो गया है, दिखावे की दुनिया हो गई है, सोशल मीडिया का दौर है, सब लोग व्यूज़, लाइक के पीछे भाग रहे हैं। पागल हो रखे पता हैं नहीं सब। क्या इससे मिल रहा है। ठीक है, आपको प्रसिद्धि मिलती है, पैसे मिलती है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन दिखावे की दुनिया ज़्यादा दिन नहीं चलती है और ज़मीनी स्तर पे कार्य होना चाहिए। और सही बात है, महिला सशक्तिकरण को भी लेके कई जगह ऐसा गतिविधि देखा जाता है कि वो सिर्फ़ पेपर तक ही सीमित है। उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को। तो ऐसी जो भी एनजीओज़ हैं या जो भी इस तरह की संस्थाएँ कार्य कर रही हैं, उन पे हम लोगों को रोक लगानी चाहिए और ज़मीनी स्तर पे जाके महिलाओं को, खासकर गाँव की जो बेटियाँ हैं, उन्हें प्रोत्साहित करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो मुस्कान, मैं आगे और ये जानना चाहूँगा कि आपकी शादी के बाद आपको क्या लगता है कि अभी जैसे पिछले 6 सालों से आप प्रकाशक के रूप में काम कर रही हैं, आने वाले समय में विवाह के बाद क्या लगता है कि इसमें पॉजिटिव चेंजेस होंगे या नेगेटिव चेंजेस होंगे? नहीं, बिल्कुल आपको पॉज़िटिव चेंजेस भी देखने को ही मिलेंगे 102% क्योंकि मेरा मानना है जैसे मैंने आपको कहा कि एक महिला जानती है कि उसे कैसे परिवर्तन करना है और ससुराल के बाद जाने के बाद भी मेरा बहुत दायित्व होगा अपने ससुराल के प्रति, अपने परिवार के प्रति। तो मैं उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव लाऊँगी और जिस तरह से अभी मैंने 18 क्षेत्रों में काम किया है, हो सकता है मेरे पति का अगर सपोर्ट मिले, तो वो 18 की जगह हमें 20 108 108 108 भी हो सकता है। तो आज के समय में एक पुरुष का साथ बहुत ज़रूरी है एक महिला को क्योंकि कहा हमेशा से कहा गया है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है मगर बहुत सारे ऐसे मैंने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं अपनी कहानी के माध्यम से कि जहाँ पे एक पुरुष के अलावा एक महिला भी जो है ना आज कामयाब है तो उसके पीछे पुरुष का ही हाथ है। तो ऐसे पुरुषों को भी हम लोगों को है ना नमन करना चाहिए कि वो अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को इतना प्रोत्साहित करते हैं कि वो आज अपनी पहचान बना पाते हैं। तो ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं और मैं तो आपको पूरी गारंटी के साथ देती हूँ कि हम परिवर्तन करेंगे अपने ससुराल में। बहुत अच्छी बात मुस्कान। एक सवाल मेरे मन में बहुत देर से खटक रहा है, जो मुज़फ्फरपुर में एक शेल्टर होम कांड जो हुआ था, हुँ। शायद आपको ध्यान हो कि मुज़फ्फरपुर का नाम या अभी लेटेस्ट जो पटना में हुआ और इस तरह की घटनाएँ जो होती हैं महिलाओं के साथ, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आजकल के माँ-बाप को समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो परिवेश है वो इतना जल्दी बदलने वाला नहीं है। ये जो रेप, बलात्कार है, ये घटनाएँ होती रहेंगी। क्योंकि आजकल के लोग समझते नहीं है। तो हमें अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग इतना खर्च कर रहे हैं या विदेश तक भेज दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो आत्मरक्षा करने के लिए क्यों नहीं सिखाते हम लोग कुछ? इतनी सारी सेल्फ डिफेंस अकेडमी चल रही है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग अपनी बेटियों को नहीं सिखाते हैं। ना हम अपने बेटों को सही संस्कार दे पा रहे हैं कि दूसरे की बहन को भी अपनी बहन के रूप में देखो और ना ही हम अपनी बेटियों को आत्मरक्षा करना सिखा रहे हैं। तो ऐसे माँ-बाप को क्या कहा जाएगा? आप जितना बच्चियों को पढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हैं, उतना ही पैसा आप उस पे भी खर्च कीजिए ना कि वो अपना है ना आत्मरक्षा करना सीख सके, वो जवाब देना सीख सके। अभी बच्चियों को बचपन से ही हम लोगों को गुड टच, बैड टच के बारे में जानकारी देना पड़ेगा। क्योंकि आज के समाज में क्या पता कि कौन आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा मनुष्य है, ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वही दानव के रूप में हो मौजूद। तो इसके लिए बेटियों को समझना पड़ेगा और ये बहुत भगवान की ही वरदान है सभी बेटियों को कि उनको अनुभव हो जाता है कि हाँ,
ये एहसास हो जाता है कि ये इंसान सही नहीं है और ये इंसान सही है। तो उनको परख तो है, लेकिन कहीं न कहीं वो समझ नहीं पाती है, जिसके कारण इस तरह की दुर्घटना होती है। और इ इस परिवेश को बदलने के लिए हम सभी को काम करना होगा, ताकि हमारी बेटियाँ जो है वो आज़ादी के साथ घूम फिर सकें, अपने काम को कर सकें। मुझे लगता है कि लड़कियों से ज़्यादा एक सामाजिक जो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ है समाज का जो, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन की भी आवश्यकता है। तभी जाकर जो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो सिर्फ़ पेपरबाज़ी ना रहकर ग्राउंड पर कुछ काम हो सके। हाँ, बिल्कुल देखिए, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा पुरुषों को भी, महिलाओं को भी। जब दोनों एक साथ रहेंगे तभी एक परिवेश बन पाएगा सामाजिक, और और तब लोग काम करेंगे। बिल्कुल, मुस्कान यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे जोर देना चाहूँगा कि जिस तरह की जो बात हम लोग कर रही है यहाँ पे जो कर रहे हैं कि इसको वाक़ई में निराकरण क्या है, समाधान क्या है? क्योंकि देखिए रोकना क्योंकि मानसिक प्रवृत्ति को बदल हुँ, पाना हुँ। बड़ा आसान नहीं होता है। हुँ, हुँ। वो बहुत रिफ़ाइनमेंट की ज़रूरत होती है और बहुत स्टेजेज़ उसमें लगते हैं। तो इसके लिए हमें जो काम करना होगा पूरे जड़ से काम करना होगा और कहीं न कहीं समाज के एकदम निचले स्तर से लेकर और बिल्कुल अंदर से कहते हैं ना कि इनर चेंजेस की ज़रूरत है हुँ, हुँ। और हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है कहीं न कहीं। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि लड़कियाँ अगर कुछ भी थोड़ा भी उनको लगता है, तो वो सही टाइम पे आवाज़ उठाएँ। क्यों? ऐसा क्या लगता है तुम्हें हाँ, ऐसा हाँ, क्या? हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखिए क्योंकि सही टाइम पे नॉक करना नहीं अगर अगर नहीं करते हैं, तो वही गलती होती है। वही फर्स्ट स्टेप ही हमारा अगर गलत पड़ता है, तो शायद हम वहाँ पर देखिए, इसमें आप बेटियों को कैसे गलत कह सकते हैं? इसमें आप परिवार के परिवेश को कहिए। क्योंकि जब आपको एक बेटी को जब पता चल जाए कि अगर उसको पता चल जाए कि घर में इस तरह की परिस्थिति है, तो उसके पापा उसको पढ़ाने नहीं देंगे, उसके भाई उसको बाहर नहीं निकलने देंगे। तो ये खौफ आपने दिया है बच्चियों को। वो डर से नहीं बता पाती हैं घर में कि है ना कि मुझे बाहर के कोई लड़के परेशान कर रहे हैं। क्योंकि उसे पता है कि वो जो काम कर रही है उसे करने ही नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की खौफ लोग परिवार में ही डालते हैं बच्चियों पे। और हमेशा से देखा जाता है बहुत कम उम्र में कई बेटियों का आज भी शादी कर दिया जाता है। दहेज के नाम पे कई बेटियां आज भी मारी जाती हैं। और यही भारत देश है जहाँ पे नारियों को पूजा जाता है, और यही भारत देश है जहाँ पे बेटियों को आज रेप बलात्कार करके कैसे कैसे मार दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं तो परिवार का दायित्व बनता है ना कि आप अपनी बेटियों को इतना आत्मविश्वास डाल दीजिए कि बेटा कुछ भी हो जाए तुम एक एक बात बताओ, तुम मित्र हो मेरी। ऐसा तो परिवेश नहीं दे पा रहे हैं ना परिवार। अगर परिवार ऐसा परिवेश नहीं देंगे तो आप कैसे उम्मीद लगते हैं कि एक बेटी है ना निसंकोच होके अपने पिता से, अपने भाई से कह सके? 2 कदम पे चलना उसका बड़ा मुश्किल हो जाएगा बहुत अगर मुश्किल है। देखिए, आज के इस परिवेश में आज महिला दिवस है, खास दिवस है। और सिर्फ़ महिला दिवस है, ऐसे नहीं सेलिब्रेट कीजिए। महिला दिवस हर साल के 365 दिन आप सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन उसके लिए आपके अंदर एक बदलाव की भावना होनी चाहिए। बस ये इंटरव्यू तक सीमित नहीं है बहनों मेरी बात। मैं आप सभी से बस यही प्रार्थना करती हूँ और यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, लेकिन अपने अंदर की प्रतिभा, अपना आत्मरक्षा करना वो सीखना होगा। कभी भी कोई भी किसी के साथ हमेशा नहीं रह सकता है। भले ही शादी हो जाए लेकिन पति-पत्नी हमेशा साथ रहे ये ज़रूरी नहीं है। आज के समय में सब लोगों को पैसे की ज़रूरत है, तो पत्नी भी काम कर रही है, पति भी काम कर रहा है। पति को भी है ना 9 से 10 बजे तक काम करना है, उसे भी 9 से 10 काम करना है। तो दोनों एक साथ रह के दोनों की देखभाल नहीं कर सकते, सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो पत्नी को समझना होगा कि हमें कैसे परिवेश में रहना है और कैसे हमको अपनी है ना आत्मरक्षा करना सीखना है। तो ये आपको देना पड़ेगा। जब तक आप महिलाओं को सुरक्षित भाव नहीं दीजिएगा, एक ऐसी दिशा नहीं दीजिएगा, तो वो कैसे कर सकती है? वो तो खुद दूसरे घर से आई है और वो अपने ससुराल में किसी को जानती नहीं है, पति के भरोसे ही चल रही है। और जब पति ही उसे विश्वास नहीं देगा, आत्मविश्वास नहीं देगा, तो पत्नी क्या करेगी? वो डगमगाएगी, वो डरेगी, कैसे बता दे कोई बात? तो इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। कहते हैं ना कि अपने दम पर चलने का हुनर सीखा है ज़माने से। हुँ, अपने दम पर चलने का हुनर सीखा है ज़माने से और क्योंकि उनको मुझे लगता है कि वास्तव में उन्हें दुर्गा, काली, भवानी का रूप जो बोलते हैं, वो तब बन पाएँगे जब अंदर से अपने आप को समझेंगे। हाँ, सिर्फ़ बिल्कुल। मिट्टी की पूजा करने से काम नहीं चलेगा, चलेगा। उनको वास्तव में वो काम करना होगा और आज की इस ख़ास मुलाकात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मुस्कान केसरी जी।